द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्मारक पर बात कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। ताजमहल, यमुना किनारे खड़ा सफ़ेद संगमरमर से बना एक खूबसूरती का, आप कह सकते हैं, बेमिसाल नमूना। लेकिन इसकी कहानी शायद उतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। बिल्कुल। ताजमहल को लेकर एक गहरा विवाद है जो सालों से चला आ रहा है। हाँ, और आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, क्या ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जैसा कि हम सब सुनते आए हैं, या फिर जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, यह असल में एक पुराना हिंदू ढांचा था, कोई मंदिर या महल जिसे बाद में बदलकर मकबरा बना दिया गया। हमारी ये बातचीत जो जानकारी मौजूद है उसी पर आधारित होगी। और ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, इसका हमारी संस्कृति और पहचान से भी कहीं ना कहीं लेना देना है। तो आज इस चर्चा में मैं उस नज़रिए को रखूंगा जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ एक मकबरा है, उनकी मोहब्बत की निशानी। और मैं वो दूसरा पहलू पेश करूंगी जो कहता है कि ये इमारत पहले से मौजूद थी, शायद तेजो महल नाम की एक पुरानी हिंदू इमारत जिसे शाहजहां ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये बातें मुख्य तौर पर इतिहासकार पीएन ओक के काम पर आधारित हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा मानना साफ है, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी सबसे खास बेगम अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। उनकी मौत 1631 में बुरहानपुर में हुई, ये तो खैर सब जानते हैं। मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई, इस पर कोई शक नहीं है। जी, अब देखिए, उस वक्त के सरकारी दस्तावेज, खासतौर पर शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा साफ बताती है कि ताजमहल का काम 1631 या 1632 में शुरू हुआ। इसे बनाने में करीब 20-22 साल लगे और 1653 के आसपास ये पूरा हुआ। इसमें कहते हैं 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। मुमताज़ के जिस्म को पहले आगरा में कहीं और अमानतन दफनाया गया था, फिर ताजमहल बनने के बाद उसे यहाँ लाया गया। बाद में 1666 में शाहजहां को भी यहीं उनकी बगल में दफनाया गया। ये इमारत मुगल वास्तुकला का, खासकर उसके गुंबद और मीनारों का एक शानदार नमूना है। पूरी दुनिया इसे प्यार की निशानी मानती है। मैं इस कहानी को थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। पीएन ओक जैसे शोधकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल असल में तेजो महल नाम का एक पुराना शिव मंदिर या शायद राजा मानसिंह का महल था। उनका तर्क है कि शाहजहां ने इसे जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक तरह से छीना या हासिल किया था। और मजे की बात यह है कि इसका जिक्र खुद बादशाहनामा खंड 1 पन्ना 403 में मिलता है। वहां लिखा है कि मुमताज़ को दफनाने के लिए राजा जयसिंह से एक आलीशान इमारत व गुंबज ली गई, जिसे राजा मानसिंह का महल बताया गया है। ओक मानते हैं कि शाहजहां ने बस इस पुरानी इमारत में कुछ बदलाव किए, जैसे कुरान की आयतें खुदवा दी, कुछ इस्लामी डिज़ाइन जोड़ दिए ताकि ये एक मकबरा लगे। लेकिन बादशाहनामा के उस हिस्से की व्याख्या वो अलग भी तो हो सकती है। हो सकता है कि शाहजहां ने सिर्फ ज़मीन ली हो या कोई छोटी मोटी हवेली, ना कि पूरा का पूरा आलीशान महल जैसा कि आप कह रही हैं। और शाहजहां ने राजा जयसिंह को जो हुक्मनामे फरमान भेजे थे 1632 से 1637 के बीच संगमरमर मंगवाने के लिए, वो तो साफ तौर पर दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा था। यही तो असली सवाल उठता है, क्या वो फरमान एक पूरी नई इमारत बनाने के लिए थे या फिर एक पहले से बनी हुई इमारत को बदलने, उसे संगमरमर से ढकने और मकबरे जैसा बनाने के लिए थे? मेरे नज़रिए को मजबूती देने वाली और भी कई बातें हैं। मिसाल के तौर पर ताजमहल की बनावट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हिंदू मंदिरों जैसी लगती हैं, जैसे मुख्य गुंबद के ऊपर जो कलश है उसका आकार नारियल और आम के पत्तों जैसा है और उसकी नोक वो त्रिशूल जैसी दिखती है। ये मंदिरों पर आम होता है। दीवारों पर कमल के फूल बने हैं। संगमरमर की जालियों में 108 कलश बने हुए हैं और 108 का अंक हिंदू धर्म में बहुत बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ डिजाइनों में तो ओम जैसा निशान भी नजर आता है। मैं समझ रहा हूं आप किन चीज़ों की बात कर रही हैं, लेकिन इन निशानों का मतलब कुछ और भी निकाला जा सकता है। गुंबद पर कलश जैसी चीज़ें इस्लामी इमारतों में भी मिलती हैं। हाँ, उनका स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। और कमल का फूल तो देखिए भारतीय कला में इतना आम है कि मुगलों ने भी इसे खूब इस्तेमाल किया।
तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ताजमहल हिंदू और इस्लामी कारीगरी का एक मिला-जुला रूप हो, जिसे हम इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं? इसे सिर्फ हिंदू कहना शायद ठीक ना हो। इतिहासकार E.B. हैवेल ने भी कहा था कि ताज की बनावट भारतीय शिल्प शास्त्रों की पंचरत्न शैली यानी 5 रत्नों या तत्वों वाली बनावट जैसी है। ये भी तो एक मिली-जुली शैली की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या ये मेलजोल सिर्फ ऊपर ऊपर का है? कुछ ऐसी बातें हैं जो पारंपरिक कहानी पर सवाल खड़े करती हैं और मतलब हजम नहीं होती। जैसे यमुना किनारे ताज के दरवाजों में से एक की लकड़ी का टुकड़ा जांच के लिए अमेरिका भेजा गया था। कार्बन 14 डेटिंग नाम की वो जो तकनीक है, उससे पता चला कि वो लकड़ी शाहजहां के ज़माने से करीब 250 से 300 साल पुरानी है, यानी लगभग 1359 ईस्वी की। सोचिए, शाहजहां से सदियों पहले की लकड़ी। और फिर लखनऊ म्यूजियम में 1155 ईस्वी का एक संस्कृत शिलालेख रखा है। उसमें राजा परमार्दी देव के मंत्री के बारे में लिखा है कि उसने एक स्फटिक जैसा सफेद शिव मंदिर बनवाया था। पियानो का मानना है कि यही मंदिर तेजो महालय यानी आज का ताजमहल है। देखिए, कार्बन डेटिंग का नतीजा सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े पर आधारित है। क्या पता वो लकड़ी कहीं और से लाकर दोबारा इस्तेमाल की गई हो। पुरानी इमारतों की मरम्मत में ऐसा अक्सर होता है, और 1155 ईस्वी के उस शिलालेख को सीधे ताजमहल से जोड़ना, ये भी तो मतलब बस एक अंदाज़ा ही है। उसे बटेश्वर शिलालेख भी कहा गया है, और उसका असल मतलब क्या है, इस पर भी बहस है। दूसरी तरफ हमारे पास बादशाहनामा जैसे दस्तावेज हैं, शाहजहां के फरमान हैं, ये उसी ज़माने के हैं और सीधे तौर पर ताजमहल के बनने की बात करते हैं। इन्हें नज़रअंदाज कैसे करें? लेकिन उसी जमाने के दस्तावेजों में भी तो गड़बड़ लगती है। औरंगजेब ने 1652 में अपने बाप शाहजहां को एक खत लिखा था। उस खत में वो लिखता है कि ताजमहल की मरम्मत की ज़रूरत है। सोचिए, अगर ताज 1653 में पूरा हुआ तो 1652 में यानी बनने से पहले ही या बनते बनते ही उसमें मरम्मत की ज़रूरत कैसे पड़ गई? औरंगजेब लिखता है कि मुख्य गुंबद में उत्तर की तरफ 2 जगह से पानी टपक रहा था, दूसरी मंजिल की गैलरियों में, चारों छोटे गुंबदों में और नीचे के 7 मेहराबदार कमरों में दरारें आ गई थी। क्या कोई बिल्कुल नई इमारत जो मुश्किल से 20 साल पुरानी हो, उसमें इतनी बड़ी मरम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है? ये बात तो मतलब साफ इशारा करती है कि ढांचा पहले से ही काफी पुराना रहा होगा। अरे भाई, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में शुरुआती सालों में दिक्कतें आना ये कोई नई बात नहीं है, खासकर उस जमाने की तकनीक को देखते हुए। हो सकता है इमारत अभी सेटल हो रही हो या मौसम की वजह से कुछ हुआ हो। औरंगजेब का खत शायद बस रूटीन रखरखाव की बात कर रहा हो। ये जरूरी नहीं कि इससे इमारत पुरानी साबित हो जाए। अच्छा, चलिए यात्रियों की बातों पर आते हैं। पीटर मुंडी नाम का एक अंग्रेज यात्री 1632-33 में आगरा में था। उसने लिखा कि उसने मुमताज की कब्र के चारों ओर सोने की रेलिंग देखी थी और इमारत का काम जोरों पर था। अब सोचिए, अगर ताजमहल बनना 1632 में ही शुरू हुआ था, तो इतनी जल्दी सोने की शानदार रेलिंग कैसे लग गई? क्या ऐसा हो सकता है कि कब्र वो पहले से बनी किसी इमारत में बनाई गई थी और उसे फौरन सजा दिया गया था? सोने की रेलिंग का जिक्र तो बादशाह नामा खंड 2 पन्ना 325-6 में भी है। लिखा है कि इसे बेबदल खान नाम के कारीगर की देखरेख में बनाया गया था। हो सकता है कि मकबरे के आसपास का सबसे जरूरी काम, जैसे कब्र और इसकी सजावट, वो शुरू में ही तेजी से पूरा कर लिया गया हो। ये मुमकिन है। 40 के दशक में भारत आया था। उसने लिखा कि ताजमहल को बनाने के लिए जो मचान, मतलब लकड़ी या ईंटों का ढांचा जिस पर चढ़कर कारीगर काम करते हैं, वो बनाया गया था, उसकी लागत पूरे काम से भी ज्यादा थी। अब ये बात थोड़ी अजीब है। अगर पूरा काम संगमरमर की इतनी बड़ी और शानदार इमारत बनाना था, तो सिर्फ ईंटों के मचान का खर्चा उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा काम असल में पुरानी इमारत में बदलाव करना, उसे सजाना संवारना था, न कि पूरी इमारत को जमीन से बनाना? इस पर हाँ, गौर करना चाहिए। टेवेनियर की बात शायद बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, या फिर उसके कहने का मतलब कुछ और हो जो हम आज समझ नहीं पा रहे। उस जमाने में अच्छी लकड़ी मिलना मुश्किल था, तो ईंटों का मचान बनाना वाकई महंगा रहा होगा, लेकिन पूरी इमारत से ज्यादा महंगा, ये थोड़ा शक पैदा करता है। इसे एकदम सच मान लेना शायद सही ना हो। चलिए, अब जरा इमारत की बनावट यानी वास्तुकला पर वापस आते हैं। मीनारें देखिए,
इस्लामी इमारतों में मीनारें आमतौर पर मस्जिद के साथ होती हैं जहां से अजान दी जाती है, लेकिन ताजमहल परिसर में मस्जिद तो पश्चिम में है और उसमें कोई मीनार नहीं है, जबकि मुख्य मकबरे के चारों कोनों पर 4 बड़ी-बड़ी सजी हुई मीनारें खड़ी हैं। ये कुछ अजीब नहीं लगता? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मीनारें वो बाद में जोड़ी गईं ताकि इमारत ज्यादा इस्लामी लगे? जेम्स फर्ग्यूसन जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि पुरानी पठान वास्तुकला में मीनारें कम थीं और मुगल काल में खासकर ताज के बाद इनका चलन बढ़ा। हाँ, ये बात सही है कि शुरू की इस्लामी इमारतों में मीनारें उतनी आम नहीं थीं, लेकिन मुगल दौर तक वो वास्तुकला का हिस्सा बन चुकी थीं। सिकंदरा में अकबर के मकबरे में भी मीनारें हैं। हालांकि हाँ, कुछ जानकार उन्हें बाद में जुड़ा हुआ मानते हैं। ताज की मीनारें इमारत को संतुलन और एक शान देती हैं। भले ही उनसे अजान ना दी जाती हो, उन्हें खूबसूरती बढ़ाने का एक तरीका माना जा सकता है। और मस्जिद की दिशा का क्या? ताज परिसर की मस्जिद ठीक पश्चिम की ओर मुंह करके बनी है, जबकि आगरा से मक्का की सही दिशा वो थोड़ी दक्षिण पश्चिम की तरफ है। करीब 14-15 डिग्री का फर्क है। 9वीं सदी तक तो मुस्लिम खगोल शास्त्री काफी हद तक सही दिशा पता लगाना सीख गए थे। तो क्या शाहजहां जैसा बादशाह, जो धर्म के मामले में इतना पक्का माना जाता था, बादशाह नामा में जिक्र है कि उसने बनारस में अधूरे मंदिर गिराने का हुक्म दिया था, क्या वो इतनी बड़ी गलती करता? या फिर वो इमारत असल में कभी मस्जिद थी ही नहीं? दिशा में थोड़ा बहुत फर्क तो देखिए बनाने की दिक्कतों या उस जमाने में जमीन नापने के तरीकों की वजह से भी हो सकता है। इसे जानबूझकर किया गया या बहुत बड़ी गलती मानना जरूरी नहीं। कई पुरानी मस्जिदों की दिशा में थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दे पर। ताजमहल के तहखाने में बंद वो 22 कमरे। ये कमरे यमुना नदी की तरफ संगमरमर के चबूतरे के ठीक नीचे लाल पत्थर वाली नींव में बने हैं। कहते हैं ये दशकों से, शायद शाहजहां के वक्त से ही बंद हैं। इन्हें खोलने के लिए अदालत में याचिकाएं भी डाली गईं, लेकिन वो खारिज हो गईं। सवाल ये है कि इन्हें बंद क्यों रखा गया है? आखिर इन कमरों में ऐसा क्या है? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जो हमारी पुरानी इमारतों की देखभाल करता है, उसका कहना साफ है कि ये कोई रहस्यमयी कमरे नहीं हैं। ये इतनी बड़ी इमारत की नींव और निचले हिस्से के, आप कह सकते हैं, आम कमरे हैं। ASI ने तो हाल ही में दिसंबर 2021, फरवरी 2022 इन कमरों की मरम्मत भी करवाई है और अपनी जनवरी 2022 की रिपोर्ट में मरम्मत से पहले और बाद की तस्वीरें भी छापी हैं। उनका कहना है कि इन कमरों को 1934 में जांच के लिए खोला गया था और उनमें कोई मूर्ति या शिलालेख नहीं मिला। हो सकता है इन्हें इमारत की मजबूती के लिए या सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा गया हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोगों के आने जाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे संगमरमर खराब हो सकता है, इसलिए इन्हें बंद रखना जरूरी है। लेकिन PN ओक और उनके जैसे सोचने वाले लोग दावा करते हैं कि इन्हीं कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, संस्कृत में लिखे शिलालेख और पुराने मंदिर के बाकी सबूत छिपाए गए हैं। कहा जाता है कि 1934 में जब कमरे खुले थे तो किसी ने एक दरार से झांककर अंदर टूटी हुई शिव मूर्ति और दूसरी मूर्तियां देखी थी। हालांकि ये बात पक्की नहीं है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भी लिखा था कि गैर मुस्लिमों को नीचे के कमरों में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली चीजें थीं। अगर वो शाहजहां का अपना सामान था तो उसे छिपाने की क्या जरूरत थी? कहीं वो लूटी हुई चीजें तो नहीं थीं, जैसा बर्नियर ने इशारा किया। ASI ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनसे भी ये साफ नहीं होता कि उन कमरों के हर कोने में क्या है। दीवारों पर जो प्लस्तर है, उसके पीछे क्या हो सकता है? रहस्य तो बना हुआ है। बर्नियर की बात का मतलब साफ नहीं है। चौंधिया देने वाली चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो हिंदू मूर्तियां ही हों। ASI एक सरकारी और विशेषज्ञ संस्था है। उनकी बात का वजन है। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अंदाजों और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना शायद ठीक नहीं। लेकिन सवाल तो मन में आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है, जैसे इमारत के नाम में महल शब्द का इस्तेमाल। मुस्लिम मकबरों के लिए महल शब्द आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। क्या ताजमहल असल में तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है? फिर परिसर में गौशाला और नगाड़ खाना, जहां बाजे बजते थे, ये चीजें मकबरे के साथ थोड़ी अजीब लगती हैं। और मुमताज की 2 कब्रें क्यों हैं?
एक ऊपर सबके देखने के लिए और एक असली कब्र नीचे तहखाने में। ये सब मिलकर पारंपरिक कहानी पर शक तो पैदा करते ही हैं। महल शब्द का इस्तेमाल शायद उस जमाने में शान शौकत दिखाने के लिए किया गया हो, जरूरी नहीं कि उसका मतलब रहने वाला महल ही हो। गौशाला और नगाड़ खाना जैसी चीजें बड़े शाही परिसरों का हिस्सा हो सकती हैं, चाहे उनका मुख्य काम मकबरा ही क्यों ना हो। और दो कब्रों का होना, एक ऊपर नकली और एक नीचे असली, ये तरीका कई मुगल मकबरों में मिलता है, जैसे दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में। इसमें कुछ अनोखा नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ पारंपरिक इतिहास है जो कहता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, जिसके सबूत के तौर पर दरबारी दस्तावेज और वो प्यार की अमर कहानी है। और दूसरी तरफ एक वैकल्पिक नजरिया है जो कहता है कि ये इमारत पहले से मौजूद थी, जिसे शाहजहां ने हासिल किया। इसके पक्ष में हिंदू बनावट के निशान, कार्बन डेटिंग के कुछ नतीजे, इतिहास की कुछ अजीब लगने वाली बातें और उन बंद कमरों का रहस्य है। बिल्कुल। बादशाह नामा में लिखी बातों का सही मतलब क्या है, इमारत की बनावट के निशान हिंदू हैं, इस्लामी हैं या मिले जुले, औरंगजेब के खत का असली मतलब क्या था, पुराने यात्रियों की बातें कितनी सच्ची हैं, और सबसे बड़ा सवाल, उन 22 बंद कमरों में आखिर है क्या। इन सवालों पर आज भी, आप कह सकती हैं, कोई पक्की राय नहीं बन पाई है। ये चर्चा साफ दिखाती है कि कैसे इतिहास की किसी एक ही घटना या इमारत को अलग-अलग सबूतों और नजरियों से देखने पर बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें उभर सकती हैं। ताजमहल जितना खूबसूरत है, उतना ही अपने इतिहास को लेकर गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल भी खड़ा करता है। और ये सवाल हमें उकसाते हैं कि हम जो भी जानकारी मौजूद है, उसे और ध्यान से और गहराई से परखें। क्या पता भविष्य में कोई नई खोज या तकनीक इस पहेली पर और रोशनी डाल सके। फिलहाल हमने दोनों पक्षों की मुख्य दलीलें आपके सामने रखी हैं। अब कौन सी बात ज्यादा वजनदार लगती है, इसका फैसला हम आप पर, अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।